नमस्कार। मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए मन्नू भंडारी द्वारा लिखी कहानी सजा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी सजा। पापा का कार्ड आया है चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा ना हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, ना प्यार ना आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का ये पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम बदल गया है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो। पर रह का मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे, तब मैं एकदम ना समझ नहीं थी, फिर भी ज्यादा नहीं समझती थी। पप्पा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसलिए शायद बड़ी हो ही नहीं पाई। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा काम भी तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती थी उनसे करवा के तो देखो कोई भी काम। पर वे क्यों ये सब काम करें? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन ना दिखाए। क्या पापा सचमुच छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी पर गए पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते। वे सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी। 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं ले गए। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बार बार समझाती और कोई चाहे मुझे बड़ा ना समझता, पर वे तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर, मेरी निर्दोष बेटी को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। पापा को घर नहीं आने दिया, वहीं से जेल ले गए। 2 दिन में स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वे हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसी कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारी के पिता को जेल हो गई। आपस में दबी दबी जबान में कहती, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठते आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पापा ने कुछ नहीं किया है, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं? पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास किया या नहीं? तब जब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग क्यों नहीं समझते? अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो, और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कह सकती थी, पर उनकी कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में भी समझ पड़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वे इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि ये सब कैसे हो गया। आज के जमाने में तो गुनाहगार अपने को साफ बचा ले जाते हैं, लाखों हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइल की फाइलें गायब करा देते हैं, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए जेल भोग रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप से नीचा किए सब सुनते रहे। वे बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने, जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था कोई। वे हाई कोर्ट की अपील मंजूर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे।
इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे। वे शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा ली। 25 दिनों के बाद पापा छूट कर आए। मैं सोच रही थी उनके आते ही मैं और मुन्नू उनके गले से लिपट जाएंगे। पापा कितना प्यार करेंगे हमें। 25 दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई है, वे दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से और पापा के चले जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। पहले घर में हम थे। खाना बनाया जाता हमारी इच्छा से, कहीं बाहर जाते तो हमारी इच्छा से। एक काय जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज की जिद कर बैठता। मैं से समझाती, भैया हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं, किसी भी चीज की जिद नहीं करते। पर वे ग्रह व्रह कुछ नहीं मानता और रो ही चला जाता। सोचा था अब हमारे आंसू पोंछने वाले और हमारे हर जिद पूरी करने वाले पप्पा आ जाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पप्पा मामा के साथ तांगे पर आए थे। सभी दरवाजे पर खड़े थे। पापा उतरे। बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीची नजर किए वे ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पप्पा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में लौट आई। दरवाजा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यूं घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पापा को? 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, वे मेरे पापा नहीं हैं, वैसे हो ही नहीं सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वे एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यूं मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वे अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो? शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाजा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से न की थी। बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वे रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे मानो और कुछ है ही नहीं। पापा पर पहला हक मेरा है और वे भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मानने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ चले जाए तो अच्छा हो। तभी शायद पापा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही, स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी। दूसरे दिन मामा जी और चाचा जी चले भी गए। दादी और बाबा तो घर के ही हैं, पर पापा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वे सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी मुन्नू को आप गांव लेती जाइए, यहाँ के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी हम उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई खूब रोई। मैं किसी को भी रोती देखती हूँ तो बिना कारण जाने ही रोने लगती हूँ। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा ये गांव में? वहाँ का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पापा वैसे चाहे सारा दिन चुपचाप पड़े रहे, पर इस मामले में वे कभी चुप नहीं रहेंगे। पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ये सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पापा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पापा की आंखों में आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पापा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर भी पापा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पापा छोड़ने नीचे नहीं आए, कोई स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अब वह अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? कोई महीने भर बाद फिर हमारा घर रह गया था। उसमें से भी मुन्नू चला गया था। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह बीतते न बीतते सारा सामान भी चला गया।
नीचे का मकान खाली कर दिया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पापा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले भी पापा बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रख कर कुछ लिखते भी। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वे क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितनी बार पढ़ा था, दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए वही सच्चा पुरुष है। मेरा मन होता पापा को ये बात समझाऊं, पर क्या पापा ये सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छिपाकर तो वे पड़ा रहे जिसे सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वो सबके बीच अपने को अपराधी साबित कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे समझाती? अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे भट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी, जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते तब तक सब कुछ चुपचाप सहन करना है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया है और वे खुश है। हम सब ने भी मान लिया था कि वे खुश ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबको खुशी थी। साथ ही बाबा ने ये भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे, जिन्हें वे पापा के पास भेज देंगे। 50 उमेश चाचा जी भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर और धुंध भरी आंखें घूम गई। इस बुढ़ापे में वे अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपये में ही उन्हें घर चलाना है। मैंने स्कूल बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं लाती थी। कभी कभी सोचती पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने, इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते और एक पंखा भी रख लेते। इस उम्र में तो चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करके कौन बड़ा सुख मिल रहा है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहाँ तो कुछ नहीं करती थी और कहाँ सारा काम अपने हाथ से करने लगी। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया। अपनी याद में मैंने पहली बार मार खाई थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ नहीं कहा। ना अम्मा को मना किया, ना मुझे ही प्यार किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी। हे भगवान, सब दुख दो, पर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो। वे पहले की तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूंगी। सुनवाई की पहली तारीख की 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी कि जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्च मामा ही कर रहे हैं। जरूर मामी से छिपा कर रहे होंगे, वरना वे एक पैसा भी खर्च ना करने थे। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी में ठिठुरते हुए जब हमने ये खबर सुनी तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि कोई ऐसी बीमारी उन्हें लग गई है जो भीतर ही भीतर उन्हें खाई जा रही है। हाइजीन में रोग और उसके लक्षण पड़ रखे थे, और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राजयक्ष्मा के से लगते। सर्दी में वे जो ठंड खा गईं तो 4 महीने तक खांसती ही रहीं। बाबा की चिट्ठी आई। बड़ी बेबसी में उन्होंने लिखा, हिसाब में कुछ ऐसी भूल हुई कि वह काम चला गया। अब तो 50 रुपए की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपए ही भेज सकूंगा। हिम्मत रखना बेटे, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पापा को छूटे साल हो गया था और अभी 2 सुनवाई और बाकी थी। इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई हो तो 1 साल और लग जाएगा। मेरा मन कांप कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते।
मुन्नू गांव में, पापा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था मैं ही जानती हूँ, फिर भी सेकंड डिवीजन में पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था, सबके मन ऐसे मर चुके थे कि किसी बात की खुशी होती थी न रंज। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू को का अब क्या होगा, मेरा अब क्या हो। यहाँ कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 65 रुपए में 7 रख कर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया और खबर कर दी। यहाँ की स्थिति वे जानते थे। पापा वे पत्र पढ़कर सिर उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरे को बेपढ़ा ही रख लेती, वहां क्यों भेज दिया। एक बार उसे मुझसे मिला तो देते। लीला का स्वभाव कौन नहीं जानता, मेरा बच्चा सहम सहम कर मर जाएगा। 2 दिन बाद वे बोली, मैं सोचती हूँ आशा को भी भेज दो, वहीं कॉलेज में भर्ती हो जाएगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अम्मा व्यंग कर रही हैं या, पर अगले वाक्य ने सारी बात साफ कर दी। लीला का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। आशा मुन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली तो रहेगी, सोने को एक गोद तो रहेगी। और अम्मा खुद फूट फूट कर रोने लगी थी। उमेश भैया को लिख देना, जो भी वे खर्च करें हम पर कर्ज ही समझे, हम उनकी पाई पाई चुका दूंगी। भगवान कभी हमारे दिन भी बदलेगा ही, नहीं तो अपने को बेचकर उनका कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चों को पर थोड़ा रहम करें, वे दुखियारियों यूं ही अनाथ हो रहे हैं। थोड़ा प्यार इन्हें भी दे, थोड़ा लीला को भी समझा दें। कांत मामा अपने ही किसी काम से दिल्ली आए थे, लौटते समय अलीगढ़ भी उतरे। अम्मा ने उन्हीं के साथ मुझे इलाहाबाद भेज दिया था। कांत मामा ने एक बार कहा जरूर था, कलकत्ता भेज दो, वहां पढ़ा लेगी। पर क्या मैं पढ़ने जा रही थी? पढ़ना तो बस यूं ही था, मुझे तो मुन्नू को तसल्ली देनी थी। वे रोए तो उसे अपनी गोद में रुलाना था। और उस दिन मैं सचमुच बड़ी हो गई थी, अम्मा की तरह बड़ी। पर घर छोड़ते समय सारे बड़प्पन के बावजूद फूट पड़ी थी। अम्मा की हालत देखकर घर का अधिक काम मैंने संभाल रखा था। अब क्या होगा? इस हालत में अम्मा कैसे सब काम करेंगी? रोज रोज के बुखार ने उन्हें हड्डियों की गठरी बना दी थी। पर अम्मा को तसल्ली देने वाले पापा है, रोने के लिए पप्पा की गोदी है। मुन्नू तो वहाँ अकेला है। तभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत मुन्नू को ही है। रास्ते में कांत मामा ने मुझसे पूछा था, शारदा को रोज बुखार रहता है, किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? नहीं। मुझे रोना आ गया। रोते नहीं बेटे, अब बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पापा ने तो कई बार कहा था कि दिखा दो, पर अम्मा मानती ही नहीं, कहती है डॉक्टर झूठ मूठ का वहम डाल देते हैं। मामा चुप हो गए थे। मामा क्या समझते नहीं, अम्मा इसलिए नहीं दिखाती हैं कि डॉक्टर दवाई का खर्च कहाँ से आएगा। वे लोग तो टॉनिक और दूध फल बता देंगे, आराम करने और खुश रहने को कह देंगे। बोलो ये सब हो सकेगा 65 रुपए में? मुझसे पूछो, इन दिनों मैंने हिसाब चलाया है, एक एक चीज गिना सकती थी, पर उनसे क्या कहती। वकीलों का सारा खर्च तो वे कर ही रहे थे, और वकीलों पर कितना खर्च होता है क्या मैं जानती नहीं? मुन्नू मुझे देखते लिपट पड़ा था और रो दिया था। मुझे भी रोना आ गया था। चाची ने कुछ कहा जरूर था, पर अपने ही रोने में हमने सुना नहीं। मुन्नू को गले लगाकर मुझे कैसा लग रहा था मैं नहीं बता सकती। इतना जरूर लगा कि उसे सचमुच किसी गोद की जरूरत थी, किसी सहारे की। मैं चाची से बातें कर रही थी, उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा था, ये साफ था। पर मैं ही कौन अपनी इच्छा से आई थी। मुन्नू का रंग काफी सांवला पड़ गया था, चेहरा सूख कर मुरझा गया था और आंखें बड़ी सहमी सहमी लग रही थी। लगा था बहुत डर डर दबका रहता है शायद। यहाँ घर में कितना उधम करता था, इतना सा बच्चा, कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा, उसका काम था साल भर के बिट्टू को खिलाना। सारे दिन वह उसे गोदी में टांगे टांगे फिरता। कब तो ये पढ़ता होगा, कब वह होमवर्क करता होगा। रात को जब वह सोने मेरे पास आया तो धीरे से बोला, दीदी कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना, टिल्लू और पम्मी रोज खाते हैं। चाची उन्हें पैसे देती हैं और कहती हैं छिप कर खा लिया करो, पर वे सामने ही खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझे चिढ़ाकर खा रहा था, मैंने उसके बाल छीन लिए, उसे चाची से शिकायत कर दी। चाची ने मुझे बहुत मारा। चाची बहुत जोर से मारती हैं। और वह फिर सिसकने लगा। मैंने उसे प्यार किया और कहा मैं अपने भैया को बाल खिलाऊंगी, पर मेरा मन भीतर तक सिसक पड़ा। हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं और सह सकते हैं, पर ये बेचारा कैसे समझे। समझ तो गया ही होगा, पर सहे कैसे। पहली रात को मैंने संकल्प किया,
मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। घर का सारा काम मैं करूंगी, जिससे चाची को पूरा आराम मिले और उनका गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेंगी तो चूं तक नहीं करूंगी। वे प्रसन्न रहेंगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात में बैठकर पढ़ाया करूंगी। मैं चाची से भी जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देती, फिर जल्दी से टिल्लू और पम्मी को तैयार कर देती। तब नाश्ता देकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती। नाश्ते की प्लेट देखने चाची जरूर आती। शायद उन्हें ये वहम रहता कि मैं मुन्नू को कुछ ज्यादा या अच्छा न खिला दूं। चाचा जी तारीफ करते, तुम तो बड़ी होशियार हो आशा, इतना काम कर लेती हो। चाची तुरंत कहती, मैं जब इतनी बड़ी थी तो 12 जनों के कुनबे को संभालती थी, आध आध मन के पापड़ मंगोड़ी करती थी। चुप रहती थी मैं तो। दोनों समय का खाना भी मैंने अपनी जिम्मे कर रखा था। रात में सोने जाती तो मेरे पैर तपते थे। कभी कभी मुन्नू को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती, उससे पैरों का आराम मिल जाता था। पर मन, अम्मा कभी कभी गांव में काम करवाती थी तो पापा डांटते थे। मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा। ये भटियार खाना करवाकर क्या मुझे अपनी बिटिया की जिंदगी खराब करनी है? यही वाक्य हवाओं में तैरता कमरे में घूमता रहता, गूंजता रहता। धीरे धीरे आदत पड़ गई तो पैरों का दर्द बंद हो गया और मन भी सुन्न होता चला गया। मैंने अम्मा को नहीं लिखा कि मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हूँ। लिखने के लिए चाची जी ने मुझे 4 पोस्ट कार्ड दिए थे और बताया था कि हर महीने 4 कार्ड मिलेंगे। उनमें मैं अपने कुशल समाचार भेज देती थी। बस रात दिन काम कर करके मैं चाची के क्रोध को संभाली रहती। आराम पाकर मुझ पर वे कुछ प्रसन्न भी हो गई थी, पर उनका हाथ जब तब उठ जाया करता था, अपने बच्चों पर, मुन्नू पर भी। उनके बच्चे आती थे, सो मार खाकर भी हंसते और भाग जाते। फिर वे मार खाते थे तो प्यार भी पाते थे। वह मुन्नू सहम जाता था, भीतर ही भीतर से सकता, बड़ी करुण नजरों से भी मुझे देखता। पर भीतर से कटकर भी मैं ऐसे अवसरों पर कुछ नहीं बोलती। सोचती, यूं मार खा खाकर मुन्नू या तो बेहद ढीठ हो जाएगा या जड़। पप्पा और अम्मा तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे हमारे। अकेले में मैं ऐसे प्यार कर लेती, समझाती, थोड़े दिनों की बात है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे। मेरा मन सबसे ज्यादा दुखी तब होता जब चाची गुस्से में कहती, ऑफिस के 20,000 गायब करके गाड़ दिए और हमारा खून चूस रहे हैं। ये हमारे बड़े हैं, लानत ऐसे बड़प्पन पर। मैं सोचती, क्या सचमुच चाचा जी यही सोचते हैं कि पप्पा ने रुपए मारे हैं? यदि आज उनके पास पैसा होता तो क्या हमें यूं छोड़ देती और अपने सारे पिछले दिन आंखों के आगे घूम जाते? कितना प्यार करते थे पप्पा, कितना। मैं चाहे कुछ भी लिखूं, पर क्या वे जानते नहीं कि हम पर यहाँ क्या गुजर रही है? 31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपए नहीं भेज सकेंगे। इस महंगाई के जमाने में 2 को पालना ही बहुत भारी पड़ रहा है। फिर हमारे भी तो बच्चे हैं, कौन यहाँ खान गड़ी है? बात ठीक थी, पर मेरा मन कांप गया। चाचा जी रुपए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? 15 रुपए महीने में क्या होगा? इतना तो कमरे का किराया ही चला जाता है। रोती हुई अम्मा और बिसुरते पापा मुझे सारी रात दिखाई दिए। मैं भी उनके साथ बहुत रोई। अम्मा का कोई पता नहीं आया बहुत दिनों तक। उठते बैठते एक ही चिंता थी मुझे, अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कांत मामा का भी कोई पत्र नहीं आया, पता नहीं क्या हाल है उधर का। पूरा अगस्त बीत गया, मैं अपने 4 कार्ड डाल चुकी, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हो गया अम्मा को, लिखती क्यों नहीं? सितंबर में कांत मामा का पत्र आया। शारदा की तबीयत खराब थी, सो उसे यहाँ ले आया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिनेश जी ने कमरा बदल लिया है, उनका पता है। किस्मत के अलावा क्या कहूँ कि तारीख जल्दी नहीं मिलती। 3री तारीख इसी महीने के आखिर में पड़ी है। सुनवाई पर जाऊंगा, तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेंगे। गर्मियों तक कुछ ना कुछ अवश्य हो जाएगा। तो पप्पा अकेले रह गए। अम्मा और अम्मा की गोद भी छीन गई जिसमें वो रो सकते थे। पापा को वे ये पता? अलीगढ़ की गली गली मुझे मालूम थी। ये तो मजदूरों की बस्ती है, अंधेरी सीलन भरी गलियां, पास में बहते नाले। पापा का खाना कौन बनाता होगा? उन्होंने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। कभी अंगीठी भी जलाते तो अम्मा मना कर देती थी। तब वे यही कह देते, शारदा कौन जाने कि इस बार छूट ही जाऊंगा, सजा हो गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अम्मा बीच में डांट देती, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालती हो? भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ये वाक्य अम्मा ने बाबा से सीखा था और मंत्र की तरह गांठ बांध ली थी। और मैं भगवान से यही मनाया करती कि हे भगवान, उन्हें सजा ना हो, पापा की तपस्या का फल उन्हें मिले।
जो कुछ वे सह रहे हैं वह क्या तपस्या से कम है? सीलन भरी अंधेरी कोठरी में सबसे मुंह छिपाकर रहना, बच्चे कहीं, पत्नी कहीं। अब तो रहम करना, अब उन्हें सजा मत करना। मुन्नू और टिल्लू अपना अपना रिजल्ट लेकर आए। टिल्लू सब विषय में पास था और मुन्नू एक विषय में फेल होकर प्रमोट हुआ था। चाचा जी ने टिल्लू को प्यार किया। मुन्नू पास खड़ा आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। चाची ने कहा, फेल हो गए ना, पढ़ने लिखने में मन लगाओ मुन्नी साहब, तब टिल्लू की तरह पास हो जाओगे। सारे दिन बैठे बैठे टसुए बहाने से पास नहीं हुआ जाता। आंख के आंसू गालों पर लुढ़क गए। कमीज की बाह से उन्हें पोंछता हुआ वह भीतर जाने लगा तो टिल्लू चिढ़ाने लगा, फेलू राम, फेलू राम। उस दिन पहली बार मेरे लिए अपने पर बस रखना बहुत कठिन हो गया था। मन हुआ कह दूं, उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। सारे दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार के करता है। पर चुप। जाते जाते मुन्नू ने एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को जरूर जलती आंखों से देखा था। लगा उठाकर एक हाथ मार देगा, पर ना वे लौटा ना कुछ बोला ही। कैसा हो गया मुन्नू, इतना सहनशील। चुपचाप सहने का उपदेश उसे मैं ही दिया करती थी, पर अब वह यूं सह जाता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही होता है। पर कोई उपाय भी तो नहीं था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई थी। सोचती थी कि शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम लोग आ जाओ, पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। पापा तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। अम्मा कभी कभी 2 लाइन लिख देती, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला का आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी चिट्ठी लिखती हैं अम्मा, पर धीरज की अवधि खींचते खींचते 1 साल तक पहुंच गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे जिंदगी भर हमें इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब मैं कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट हुआ करेगा। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा के यहाँ इलाज करवाती रहेंगे। पापा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठरी में अपना खाना आप पकाया करेंगे। और तभी आज पापा की चिट्ठी आई, उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा, छुआ, जैसे उस कार्ड को छूकर पापा की हालत का ज्ञान हो जाएगा। पापा ने हमें बुलाया नहीं, कहने से चाचा जी ले जाएंगे, पर इस बार जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए। धर्मशाला में छोड़कर मामा अम्मा को लेने चले गए। पूरी उम्मीद थी कि इस बार जरूर आएंगी, पर वे नहीं आई। मामा ने इतना ही कहा, उनकी हालत लाने जैसी नहीं है, फैसला हो जाए तो तुम लोग वहीं चलना। पता नहीं अम्मा किस हालत में है। मन बार बार कांप उठता। मामा कुछ छुपा रहे हैं। मैंने भी अम्मा से बहुत कुछ छुपा रखा है। आज कौन किसके बारे में सही बात जानता है। दूसरे को हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुख से ही भारी हो रहे हैं। पापा आए तो मैं और मुन्नू उनसे लिपट गए। पापा, शायद पापा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे होंगे। कितने कितने आंसू बह गए हम तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी बाबा भी आ गए। रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी अब तुम पापा के पास ही रहेंगे ना? तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो कि हमारे पापा को छोड़ दें। हाँ बेटा, अब तो पापा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही तो कहती हूँ। चाची के पास तो अब कभी नहीं जाऊंगा। टिल्लू अपने को समझता क्या है। मैं अपने पापा के पास रहूं और फिर वे आ जाए। हर एक चीज में पछाड़ सकता हूँ, पढ़ने में भी, कुश्ती में भी। पहले फर्स्ट भी आया हूँ एक बार क्लास में। क्यों दीदी, आया था ना? मेरी आंखें भीग आई। कितने दिनों बाद मुन्नू को उसके असली रूप में देख रही हूँ। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था तो इसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी कहने का अर्थ है चाची की मार। पर मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चली गई मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना? क्या इतनी सी उम्र में हम लोग सब कुछ सहने के लिए ही बने हैं? मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत आश्वस्त हैं, पर पापा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी। इस बार किसी ने रोका भी नहीं। वहाँ खास भीड़ नहीं थी। पापा में भला घर वालों के सिवा किसे दिलचस्पी हो सकती थी। पापा कटघरे में खड़े थे। हम कुर्सी पर बैठे जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली।
दादी का सिर नीचा था। वे जरूर मन ही मन प्रार्थना कर रहे होंगे। मुन्नू का हाथ कसकर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देरी होगी तो मेरी सांस भी घुट जाएगी। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आया, मुलजिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछाल कर एक तरह चीख पड़ी, मुन्नू, पापा रिहा हो गए, रिहा हो गए। पर एकाएक दादी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं भैंसे कांप उठी, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। पिछली बार भी तो ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर में घुसे थे। पर बाबा का ये वाक्य, मैं कहता था ना बेटे, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, देख। पर पप्पा को क्या हुआ? वे खुश क्यों नहीं हो रहे? उनका भावहीन चेहरा गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही? वे ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पप्पा से चिपट गई। पप्पा, आप बरी हो गए, सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई आपको। पर पप्पा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इन्हें सजा नहीं हुई है। धन्यवाद। तो आपको कैसी लगी मन्नू भंडारी जी की कहानी सजा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।